नमस्कार। किसी भी बड़ी इमारत की एक नींव होती है, एक पहचान होती है, वैसे ही हमारे संविधान की भी है। इसे अक्सर संविधान की आत्मा या कुंजी भी कह देते हैं। आज हम उसी पहचान यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना और ये चर्चा उनके लिए खास तौर पर अहम होगी जो सिविल सेवा मतलब यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रस्तावना से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। सही कहा। हमारा इरादा यही है कि इस चर्चा के बाद सबको, खासकर तैयारी करने वालों को, प्रियम्बल की एक साफ, पूरी और आसानी से याद रहने वाली समझ मिल जाए। कोशिश ये है कि रटना न पड़े, बल्कि इसके पीछे का जो दर्शन है, जो महत्व है, वो समझ में आए। संविधान का ये पहला लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना और समझते हैं इसकी कहानी। सबसे पहले ये प्रस्तावना या प्रियम्बल आखिर है क्या चीज, और इसे संविधान में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, प्रस्तावना को आप एक तरह से संविधान का सार कह सकती हैं, समरी या इंट्रोडक्शन जैसा। ये एक पहचान पत्र की तरह है, आइडेंटिटी कार्ड, जैसा कि मशहूर कानूनविद N.A. पालखीवाला ने कहा था। अच्छा। जैसे किसी किताब का प्रीफेस होता है ना, जो बताता है कि किताब किस बारे में है, वैसे ही प्रस्तावना हमें ये बताती है कि हमारा संविधान किन आदर्शों पर, किन मकसदों पर, किन सिद्धांतों पर बना है। यानी कि ये पूरे संविधान का निचोड़ है। जैसे अगर कोई पूछे कि भारत देश कैसा है, इसके लक्ष्य क्या है, तो पूरी किताब न देकर बस प्रस्तावना पढ़ा दे। हाँ, काफी हद तक। जब देश आजाद हुआ तो सब जानना चाहते थे कि ये नया देश किस तरफ जाएगा, इसके मूल्य क्या होंगे। पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य संकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में पेश किया था, वो इसी सवाल का जवाब था एक तरह से। वही संकल्प आगे चलकर प्रस्तावना का बेस बना, आधार बना। ये हमारे संविधान बनाने वालों की सोच का आईना है। ये उद्देश्य संकल्प कब पेश हुआ था और प्रस्तावना का आइडिया, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने वो फ्रेमवर्क तय किया जिस पर संविधान बनना था। और प्रेरणा की बात करें तो संविधान की शुरुआत में एक प्रियम्बल रखने का विचार ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया। यूएसए पहला देश था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना डाली थी। लेकिन क्या हमारी प्रस्तावना बिल्कुल वैसी है जैसी अमेरिका की? नहीं, ऐसा नहीं है। आइडिया वहां से लिया, पर हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है, जो स्टाइल है, उस पे ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का असर दिखता है। अच्छा। और एक मजेदार बात यह है कि उद्देश्य संकल्प तो संविधान सभा के शुरुआती कामों में था, लेकिन प्रस्तावना को अपनाया गया सबसे आखिर में। अरे ऐसा क्यों? जब पूरा संविधान बन गया तब इसे आखिर में शामिल किया गया, ताकि ये पक्का हो सके कि जो प्रस्तावना में लिखा है वो पूरे संविधान से मेल खाता है। चले, ये तो इंटरेस्टिंग है। अब इसे थोड़ा और खोलते हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्व मतलब मेन पार्ट्स क्या हैं? इसे कैसे समझें? हाँ, इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, संविधान को अधिकार कहाँ से मिला, मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दूसरा, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तीसरा, संविधान के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स। और चौथा, इसे अपनाया कब गया, डेट ऑफ अडॉप्शन। ठीक है, तो पहले वाले से शुरू करते हैं। अधिकार का स्रोत ये क्या कहता है? ये तो पहली ही लाइन में साफ है, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये शब्द बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि संविधान बनाने और अपनाने की जो असली ताकत है वो भारत की जनता में है। बिल्कुल। ये संविधान हमें किसी बाहर वाले ने या किसी राजा ने नहीं दिया, बल्कि हमने, भारत के लोगों ने खुद बनाया, खुद अपनाया और खुद को ही सौंपा है। यहीं से हमारे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की जड़ें जुड़ती हैं। एकदम सही कहा। अब दूसरा हिस्सा, भारतीय राज्य की प्रकृति, मतलब भारत एक देश के तौर पर कैसा होगा। प्रस्तावना इसके लिए 5 शब्द इस्तेमाल करती है और इनका क्रम, इनका ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एग्जाम्स के लिए। हाँ, ये क्रम वाले सवाल आते हैं। जी, क्रम है संप्रभु सॉवरेन, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, गणराज्य रिपब्लिक। याद रखने के लिए SSDR सोच सकते हैं। SSDR, ठीक है। आपने कहा क्रम महत्वपूर्ण है, और क्या ये सारे शब्द शुरू से ही थे इसमें? नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, तब मूल प्रस्तावना में सिर्फ 3 शब्द थे, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अच्छा, तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष बाद में आए? हाँ, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गए। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किए गए। उसी संशोधन से राष्ट्र की एकता के साथ और अखंडता एंड इंटेग्रिटी शब्द भी जोड़ा गया। ये तब हुआ जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब तीसरे तत्व पर आते हैं, संविधान के उद्देश्य। हमारा संविधान चाहता क्या है हासिल करना? प्रस्तावना 4 मुख्य उद्देश्य बताती है: न्याय,
स्वतंत्रता, समता और बंधुता। जी। न्याय कैसा? 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इसका भी क्रम याद रखना चाहिए, SEP। हाँ। स्वतंत्रता किस चीज की? 5 तरह की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इसका क्रम है TEBFW। TEBFW। समता किसकी? 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और आखिर में बंधुता, मतलब भाईचारा, जो 2 चीजें पक्की करे, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। बिल्कुल। और चौथा तत्व है संविधान को अपनाने की तारीख। प्रस्तावना में ये डेट साफ साफ लिखी है। आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द थोड़े भारी हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इनका मतलब क्या है आसान भाषा में? हाँ, देखिए, अंगीकृत अडॉप्ट मतलब हमने इसे स्वीकार किया, अपना लिया। अधिनियमित, इनैक्ट, मतलब इसे कानून बनाया, लागू किया, हम इसके अधीन आ गए। और आत्मार्पित, गिफ्ट टू आवरसेल्व्स, मतलब हमने इसे खुद को ही दिया है, ये किसी बाहर वाले का तोहफा नहीं। अच्छा। इसी 26 नवंबर को हम अब संविधान दिवस मनाते हैं। पहले से विधि दिवस कहते थे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे। विक्रमी। लेकिन संविधान तो पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना, जिसे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। इन दोनों तारीखों में क्या फर्क है? हाँ, ये कंफ्यूजन होता है कई बार। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया, अपना लिया गया, और कुछ चीजें जैसे नागरिकता, चुनाव, वो तुरंत लागू भी हो गईं। ओके। लेकिन संविधान का ज्यादातर हिस्सा, उसका पूरा ढांचा, वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इस तारीख का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। वो क्या? 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, नेहरू जी अध्यक्ष थे। उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ और 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। उसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए संविधान को पूरी तरह लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 चुनी गई। अच्छा, ये वजह थी, ये क्लियर हो गया। अब उन भारी शब्दों पर वापस आते हैं जो राज्य की प्रकृति बताते हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इनका मतलब क्या है और आज ये कितने प्रासंगिक हैं? जरूर। पहला शब्द है संप्रभु, सॉवरेन। सीधा मतलब है भारत अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। हम किसी दूसरा देश के अधीन नहीं हैं, किसी के दबाव में नहीं हैं। आजादी के बाद भी 1950 तक हम एक डोमिनियन थे, मतलब ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल था, चाहे नाम का ही सही। हाँ। 26 जनवरी 1950 को हम पूरी तरह संप्रभु गणराज्य बने। आज भी चाहे UN हो या कोई और इंटरनेशनल फोरम, भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के जमाने में कोई देश एकदम अलग तो नहीं रह सकता, फिर भी संप्रभुता का सिद्धांत हमारी नेशनल पॉलिसी का आधार है। ठीक है। अगला शब्द समाजवादी, सोशलिस्ट, ये 1976 में जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया? इसके पीछे उस समय के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कारण थे। 1971 की लड़ाई के बाद भारत के सोवियत संघ से रिश्ते मजबूत हुए थे, अमेरिका से थोड़ी दूरी थी, और देश में गरीबी, असमानता दूर करने के लिए समाजवादी नीतियों पर जोर था। लेकिन भारत का समाजवाद कैसा है? क्या ये चीन या पुराने सोवियत संघ जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने अपनाया है लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, न कि साम्यवादी समाजवाद, कम्युनिस्ट सोशलिज्म। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है कि प्रोडक्शन के सारे साधनों पर स्टेट का कंट्रोल होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लगभग खत्म कर दी जाती है। हमारा समाजवाद ऐसा नहीं है। तो कैसा है? ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिक्सचर है, पर इसमें गांधीवादी सोच पर ज्यादा जोर है। इसका लक्ष्य है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता को खत्म करना है। इसीलिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल चुना, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर काम करते हैं। हमारे संविधान का भाग 4 जो DPSP है, उसमें खासकर आर्टिकल 38-39 समाजवादी लक्ष्यों की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन 1991 के बाद जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, तो क्या ये समाजवादी शब्द अब भी उतना ही रेलेवेंट है? ये बहुत अच्छा सवाल है। उदारीकरण के बाद इकोनॉमी का रूप बदला है, मार्केट का रोल बढ़ा है, लेकिन प्रस्तावना में समाजवादी का मतलब सिर्फ स्टेट कंट्रोल नहीं है। इसका एक बड़ा मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना भी है। आज भी सरकारें वेलफेयर स्कीम्स चलाती हैं, मौके की समानता लाने की कोशिश करती हैं। तो भले ही तरीके बदले हों, समाजवाद का जो मूल लक्ष्य है, असमानता कम करना, वो आज भी रेलेवेंट है और संविधान का हिस्सा है। ठीक है। तीसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, ये भी 1976 में 42वें संशोधन से आया। इसे क्यों जोड़ा गया? इसका कारण भी उस समय के हालात में देख सकते हैं।
देश में और पड़ोस में भी मजहबी तनाव बढ़ रहा था और भारत की जो डाइवर्सिटी है उसे रेखांकित करने की जरूरत महसूस हुई होगी। भारत का सेक्युलरिज्म वेस्टर्न देशों से कैसे अलग है? कई बार ये कंफ्यूजन होता है। हाँ, होता है। देखिए, वेस्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब अक्सर होता है धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से अलगाव, एक दीवार। राज्य धर्म के मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देता। लेकिन भारत ने अपनाया है सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, सर्वधर्म संभाव। लेकिन क्या राज्य दखल दे सकता है धार्मिक मामलों में? हाँ, यही फर्क है। जरूरत पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, खासकर अगर कोई सामाजिक सुधार लाना हो या फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करनी हो, जैसे हमने कुछ कोर्ट केसेस में देखा है। हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से 28 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, जो पंथ निरपेक्षता का बेस है। आज के समय में यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, हालांकि इसकी व्याख्या पर बहसें चलती रहती हैं। बिल्कुल। चौथा शब्द लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, मतलब जनता का शासन। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जी, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया है। यानी हम लोग सीधे शासन नहीं करते, हम अपने नुमाइंदे, अपने रिप्रेजेंटेटिव, एमपी, एमएलए चुनते हैं, वो हमारी तरफ से सरकार चलाते हैं, कानून बनाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है कहीं? हाँ, स्विट्जरलैंड जैसे कुछ छोटे देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे रेफरेंडम या इनिशिएटिव। भारत में लोकतंत्र का आधार है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के। पर क्या सिर्फ चुनाव हो जाना ही काफी है लोकतंत्र के लिए? नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मानते थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं टिक सकती जब तक उसकी नींव सोशल डेमोक्रेसी पर ना हो। सोशल डेमोक्रेसी? हाँ, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जीवन का सिद्धांत मानना। उन्होंने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि सिर्फ वोट का हक देना काफी नहीं जब तक समाज में गहरी असमानताएं हैं। सही बात है। तो आज भी लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सिर्फ चुनाव काफी नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की आजादी, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय भी जरूरी है। और पांचवा शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा मुखिया है, हेड ऑफ स्टेट, वो चुनावा व्यक्ति होगा, कोई खानदानी राजा या रानी नहीं। जैसे हमारे राष्ट्रपति? बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चाहे इनडायरेक्टली सही, इसलिए भारत एक गणराज्य है। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी तो है, पर वहां हेड ऑफ स्टेट खानदानी होता है, राजा या रानी, तो वो गणराज्य नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अच्छा। गणराज्य का एक और मतलब ये भी है कि किसी को कोई खास पद या अधिकार जन्म के आधार पर नहीं मिलेगा। सब नागरिक कानून के सामने बराबर हैं और अपनी योग्यता से देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। और हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को वो हमारे पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने और भारत एक पूर्ण गणराज्य बना। ये तो हुई राज्य की प्रकृति की बात। अब उद्देश्यों को थोड़ा और समझें। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं या इनका कोई प्रैक्टिकल मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। ये संविधान के मूल लक्ष्य हैं जिन्हें पाने की कोशिश राज्य को करनी है। जैसे न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसका मकसद है बिना भेदभाव वाला, बराबरी वाला समाज बनाना। सामाजिक न्याय माने जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय मतलब इनकम, वेल्थ की असमानता कम हो, सबको रोजी रोटी के बराबर मौके मिले। आर्टिकल 39 यही कहता है। और राजनीतिक न्याय माने सबको बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिले, जैसे वोट देना, चुनाव लड़ना। आर्टिकल 38 भी इन तीनों न्याय की बात करता है। और स्वतंत्रता? स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये नागरिकों के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। ये हमें फंडामेंटल राइट्स के तौर पर मिलती हैं। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति वगैरह और आर्टिकल 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता। पर ये अनलिमिटेड तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन पर देश की सुरक्षा, नैतिकता वगैरह के आधार पर वाजिब रोक लगाई जा सकती है। ठीक है। फिर समता? समता, प्रतिष्ठा और अवसर की। इसका मकसद है समाज में गैर बराबरी खत्म करना। प्रतिष्ठा की समता माने किसी को स्पेशल स्टेटस न मिले, जैसे आर्टिकल 18 टाइटल्स खत्म करता है। और अवसर की समानता माने सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। आर्टिकल 14, 15, 16 यही पक्का करते हैं। ये भी फंडामेंटल राइट्स हैं। और आखिर में बंधुता? बंधुता, भाईचारा। इसका मकसद है देश के सभी लोगों के बीच एकता और अपनेपन की भावना बढ़ाना। ये व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी, जो आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार में शामिल है, और देश की एकता व अखंडता, इंटेग्रिटी, जो 42वें संशोधन से आया, को पक्का करती है। आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो भी नागरिकों से बंधुता बढ़ाने को कहती हैं।
आज के माहौल में तो बंधुता का आदर्श शायद सबसे ज्यादा जरूरी और चुनौतीपूर्ण भी है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। प्रस्तावना के महत्व पर बड़े बड़े विचारकों ने, कानून के जानकारों ने क्या कहा है, ये कोट्स अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। जैसा हमने पहले कहा, एन ए पालखीवाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा, आइडेंटिटी कार्ड। जी। के एम मुंशी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने इसे हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। हाँ, सर अर्नेस्ट बार्कर, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, वो प्रस्तावना के शब्दों से इतनी इंप्रेस हुए कि उन्होंने इसे संविधान की कुंजी, की नोट कहा और अपनी किताब के शुरू में कोट किया। अच्छा। ठाकुरदास भार्गव, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इसे संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी और संविधान का आभूषण, जूल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा। आत्मा, कुंजी, आभूषण, काफी कुछ कहा गया है। जी। और पूर्व चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने भी गोलकनाथ केस में इसे संविधान की आत्मा माना। तो ये कथन बताते हैं कि प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण समझी गई है। लेकिन फिर इसका लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी कानूनी स्थिति क्या है? क्या इसे कोर्ट में लागू करवा सकते हैं? हाँ, ये अहम सवाल है। यहाँ दो बातें साफ समझनी होंगी। पहली, प्रस्तावना न तो लेजिस्लेचर, विधायिका या एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की शक्ति का सोर्स है, न ही उनकी शक्तियों पर रोक लगाती है। मतलब सरकार सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोई कानून नहीं बना सकती, या किसी कानून को सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। और दूसरी बात, ये गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब है कि प्रस्तावना में जो आदर्श लिखे हैं, जैसे न्याय, समता, उन्हें आप सीधे कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं। हाँ, अगर किसी को लगे कि सरकार समाजवादी या पंथ निरपेक्ष आदर्शों पर नहीं चल रही, तो वो सिर्फ इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकता, जैसे फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर जा सकता है। तो फिर इसका महत्व क्या रह गया अगर इसे कोर्ट में लागू ही नहीं करा सकते? इसका महत्व इसके गाइडिंग रोल में है। जब भी संविधान के किसी आर्टिकल की भाषा साफ ना हो या उसकी व्याख्या में कोई शक हो, तो कोर्ट प्रस्तावना में दिए गए मूल दर्शन और उद्देश्यों से मदद लेती है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन में मदद करती है। बिल्कुल, ये समझने में मदद करती है कि संविधान बनाने वालों का इरादा क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े फैसलों में संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना का सहारा लिया है। और यहीं से वो सवाल जुड़ता है जो कोर्ट के सामने बार बार आया है, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या इसमें बदलाव, मतलब संशोधन किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत ही क्रूशियल लीगल सवाल हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा है? इस पर कोर्ट की राय बदली है समय के साथ। 1960 में एक केस था, बेरूबारी यूनियन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के दिमाग की कुंजी तो है, पर यह संविधान का हिस्सा नहीं है। अरे, तो फिर? लेकिन ये फाइनल नहीं था। 1973 में वो ऐतिहासिक केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हाँ, केशवानंद भारती केस, बहुत सुना है इसके बारे में। जी, इसमें 13 जजों की बेंच ने अपने पुराने बेरूबारी वाले फैसले को पलट दिया। बहुमत से फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो मशहूर संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बाद में 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो अब ये सेटल्ड लॉ है कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या इसमें संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट? केशवानंद भारती केस में ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसलिए संसद आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन कोई शर्त भी थी? हाँ, एक बहुत बड़ी शर्त। ये संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकता। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। बिल्कुल, मतलब प्रस्तावना के उन हिस्सों को नहीं बदला जा सकता जो संविधान की बुनियादी पहचान है, जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य का स्वरूप वगैरह। और क्या इसमें कभी संशोधन हुआ है? हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। तब इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटेग्रिटी। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा है, हमारे देश का आईना है, एक गाइड है। ये उन महान आदर्शों और मूल्यों को समेटे हुए है जिन पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक आजाद भारत का सपना देखा था। बिल्कुल, हमने देखा कैसे ये हम भारत के लोग से शुरू होकर हमें एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का इरादा जाहिर करती है और अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता पक्का करने का लक्ष्य रखती है।
भले ही ये सीधे कोर्ट में लागू ना हो, पर यह संविधान को समझने में एक रोशनी की तरह काम करती है और हमें हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की याद दिलाती रहती है। ये वाकई हमारे जीवित संविधान मतलब लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चलिए इस चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि आज के इस तेजी से बदलते भारत और दुनिया में प्रस्तावना में लिखे ये महान आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता ये कितने प्रासंगिक हैं? क्या हम इन लक्ष्यों के करीब पहुंचे हैं या अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है? और सबसे बड़ा सवाल, इन आदर्शों को जिंदा रखने और मजबूत करने में हम भारत के लोगों की यानी हम सब की क्या भूमिका हो सकती है? इस पर सोचना जरूरी है।